हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वंडरिंग कि आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने 4 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के कवर कर लिए हैं। डिमांड कवर कर लिया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, और अभी हमने रिसेंटली सप्लाई चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म। और इस चैप्टर में आपका वो जो एक डाउट था सप्लाई चैप्टर में, जिस डाउट के हम डिस्कस कर रहे थे, वो डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपने नए चैप्टर के साथ, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म। सो मार्केट मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देखें एक बार कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, फिर अगर डिमांड चेंज होती है तो क्या उस प्राइस क्वांटिटी में कितना इफेक्ट आएगा, अगर सप्लाई चेंज होती है तो उस क्वांटिटी या प्राइस में कितना इफेक्ट आएगा, अगर दोनों ही चेंज होते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट 2 टॉपिक्स जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन एंड मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। तो लास्ट तक के वीडियो देखनी है, बात आई समझ। ठीक है, ओके। सो हम ये सब तो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं फिर इस चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मार्केट। व्हाट इज मार्केट, क्या मार्केट वो प्लेस, वो जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और जो है दोनों डील करते हैं। क्या मार्केट कोई जगह या प्लेस है जहाँ पे दोनों मिलते हैं? नहीं, मार्केट जगह या प्लेस नहीं बोल सकती मैं। क्यों ऐसे? क्या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सारे क्या मार्केट है? क्या ये कोई एक जगह है? पर मार्केट तो है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स गुड्स बेचते खरीदते तो है, राइट। तो बेसिकली हमने बोला, और अच्छी तरीके से डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि मार्केट इज अ सिस्टम और अ मैकेनिज्म। What is market? Market is a system or mechanism where buyer and seller meet with each other, strike a deal for a commodity. बात आई समझ? क्लियर है? So market is not a place, it is a mechanism or a system. Please keep this thing in your mind. Fine? Okay. So what is market mechanism? Market mechanism मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड होती है, जहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड होती है। ठीक है, ओके। तो ये प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म चलता कैसे है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स से आपको वाकिफ होना है। वो टर्म्स क्या 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 है? एक है इक्विलिब्रियम। एक टर्म क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स एक ऐसी बैलेंस सिचुएशन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो। अब तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा डिमांड, दूसरा पढ़ा सप्लाई। तो ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, जब दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बट अभी के लिए क्या दिमाग में रखना है कि जहां पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाए वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब जहां पे कंज्यूमर और जहां पे हमारे सप्लायर दोनों राजी हो जाए उस प्राइस पे, उस क्वांटिटी को खरीदने बेचने के लिए, उस प्राइस पे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे, जिस पॉइंट पे वो राजी हो जाएंगे एक दूसरे से कि हाँ भाई चलो ठीक है, इतने प्राइस डिसाइड हो गए, इतना प्राइस फिक्स, ना तेरा ना मेरा, इतना प्राइस फिक्स, इतनी क्वांटिटी फिक्स, और उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और उस प्राइस को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और उतनी क्वांटिटी जो दोनों ने डिसाइड करी उस क्वांटिटी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक के? फाइन। तो अब आगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई वांट यू टू रिवाइज इस की डिमांड का कर्व हमारा डाउनवर्ड जाता है, सप्लाई का कर्व अपवर्ड जाता है। मैम ये तो पता है, क्यों बता रहे हो? बट पूरे चैप्टर में बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमांड डाउनवर्ड जाता है, अपवर्ड जाता है, सप्लाई की जगह डिमांड बना के आते हैं, डिमांड की जगह सप्लाई बना के आते हैं। तो प्लीज, डिमांड डाउनवर्ड, सप्लाई अपवर्ड। डिमांड इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड जाता है, डिमांड डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड जाता है। ऐसी सप्लाई इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड, डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ, मेन चैप्टर के साथ, विथ एन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। सो देख रहे हैं आप यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारे
सेलर साहब और यहाँ पे हमारी कंज्यूमर। सो यहाँ पे हमारे हैं सेलर, एक साइड है सेलर और एक साइड है कंज्यूमर। ओके, सो मैडम आके पूछती हैं कि भैया नहीं, ओके, सो सर आप जो है ये कॉमोडिटी कितने में बेच रहे हो? उन्होंने कहा कि एक कॉमोडिटी के प्राइसेस कितने हैं? 1000। ये क्या है? प्राइसेस, ठीक है। एक कॉमोडिटी के प्राइसेस कितने हैं? 1000। ओके, तो 1000 में हाँ उन्होंने कहा कि ओके 30 दे दो। कितने दे दो? 30। बट सेलर साहब कितना बेचने को तैयार हैं? 56। वो कहते हैं मेरे पास 56 है, मुझे 56 बेचना है। कह रहे नहीं मुझे तो 30 चाहिए इतने प्राइसेस पे। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, मैं प्राइसेस कम कर देता हूँ, ठीक है, मैं प्राइसेस कम कर देता हूँ, आप खरीद लो। आप एक काम करो, आप 50 यूनिट्स खरीद लो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने क्वांटिटी सप्लाई कम क्यों करी? बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई, राइट। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो 40 दे दो। कितने दे दो? 40। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 40 दे दो। उन्होंने कहा अरे मैडम ले लो ना, हमारा भी तो धंधा, फिर पूरा दिन यहाँ पे बैठना पड़ेगा, एक काम करो खरीद लो। तो उन्होंने कहा चलो ना आपकी ना मेरी, एक काम करते हैं 800 रुपये फिक्स करते हैं, उसमें आप 45 यूनिट्स परचेज कर लो। कितना परचेज कर लो? 45। बात आ रही है समझ? सो दोनों कहाँ राजी हुए? कौन से पॉइंट पे राजी हुए? दैट इज 800 प्राइस पे। तो इस पॉइंट को, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो डिसाइड हुआ है ना, हटो एक सेकेंड रुको, ये जो पॉइंट डिसाइड हुआ है इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे प्राइसेस 800 और क्वांटिटी हमारी 45 है। तो इस पॉइंट को तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इस प्राइस को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस क्वांटिटी को जो 45 यूनिट्स परचेज करे, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ आया यहां तक? पक्का? ओके। तो एक केस तो ये। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि प्राइजेस, भैया जी ने बोला 600, भैया जी ने क्या बोला? 600। उन्होंने कहा एक काम करो 600 में 20 ले लो। उन्होंने कहा अरे भैया मेरे को तो 70 चाहिए, ठीक है, एक काम करो आप 70 दे दो। कह रहे मैडम हम 70 कैसे दे दें, हमारे पास तो है ही 20। कह रहे अच्छा एक काम करो, हम 700 देने को तैयार हूँ मैं, तुम और प्रोड्यूस करो और मुझे सेल करो। उन्होंने कहा 700 में तो मैं कितना सेल कर सकता हूँ? सिर्फ 35। कितना कर सकता हूँ? 35। और वो कितना मांग रही हैं? 55, ठीक है। 700 में 55। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाती है। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन, वही सेम चीज। तो वापस से, ना आपकी ना मेरी, एक काम करो 800 में 45 यूनिट्स फिक्स करो। 800 में 45 यूनिट्स डन करो। तो 800 में वापस इक्विलिब्रियम में आए, तो 800 इक्विलिब्रियम प्राइस, 45 हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या दोनों ही चीजें समझ आई? प्राइसेस अगर कम हो सकते हैं या नीचे वाला केस बढ़ सकता है। तो एक ऊपर अगर मैं केस पे ध्यान दूं तो क्या यहाँ पे सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है? सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेस सप्लाई। और इस केस में प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? डाउनवर्ड्स, ठीक है। और नीचे वाले केस में अगर देखो तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सेस डिमांड। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सेस डिमांड। और यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पे दो साइड, एक है डिमांड साइड, दूसरा है हमारा सप्लाई साइड। एक है डिमांड और एक है सप्लाई। कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि MUX इज इक्वल्स टू PX। पढ़ा था हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कि जब उसकी यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल हो जाए, उसको उतना क्वांटिटी जो है कंज्यूमर खरीदने वाला है। और प्रोड्यूसर फिर क्या सोचेगा, हम आगे कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट अभी से बता देती हूँ मैं कि प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसकी जितनी कॉस्ट आ रही है, एक उस पर्टिकुलर कमोडिटी में जितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट
और प्राइस जो दोनों इक्वल होंगे उतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे या उतनी ऑफर करेंगे, ठीक है। सो व्हेन कॉस्ट, सी मीन्स कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस, तो उस टाइम पे उतनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूसर सेल करेगा। क्लियर है? बट इसको इतना बस पढ़ ले लो फॉर नॉलेज, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है। सो आई वांट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हमारे को समझ आ गया एक्सेस डिमांड मतलब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, एक्सेस सप्लाई मतलब जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, ठीक है। ओके, बट बात ये है कि अब अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो ग्राफ बनता कैसे है? सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। कैसे? क्या डिमांड अभी मैंने बताया आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, बिल्कुल, और हमारी सप्लाई कैसे जाएगी? अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, और जहां पे दोनों राजी हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे दोनों मिल रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना प्राइस आ रहा है उस प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उस पॉइंट पे जितनी क्वांटिटी आ रही है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आई होप आपको ये क्लियर है, ये ठीक, डन, अच्छे से, फाइन। सो दिस इज नोन एज मार्केट मैकेनिज्म। इसी को हम कहते हैं क्या? मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्केट मैकेनिज्म, वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? ओके, यहाँ तक के तो चीज़ें क्लियर है। तो मैम आप किस डाउट की बात कर रहे थे? हमने सप्लाई चैप्टर में एक बात डिस्कस करी थी कि प्राइजेस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइसेस कम होने से सप्लाई कम होगी, राइट? ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो हमारे दिमाग में डाउट भी आया था कि मैम अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज तो करेगा, बट हो सकता है डिमांड ना हो उतनी, ठीक है। कंज्यूमर तो परचेज नहीं करेगा ज़्यादा प्राइसेस पे, वो तो डिमांड कम करेगा, तो फिर प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तब मैंने बोला था कि जब हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को एक साथ लेके आएंगे तब वहां पे एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड होगी। कहा था कि नहीं कहा था? तो यही बात है कि डिमांड जो है कंज्यूमर अपने हिसाब से डिमांड करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूसर अपने हिसाब से सप्लाई करेगा। जब वो दोनों एक पॉइंट पे डिसाइड हो जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे तब उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक वॉज हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगी। तो पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, वो भी हमने पढ़ लिया। नाउ अब हमारे को पढ़ना है कि ये तो मार्केट मैकेनिज्म ठीक है, डिमांड इतनी, सप्लाई इतनी, क्वांटिटी फिक्स और प्राइस फिक्स, कोई दिक्कत नहीं। बट हम मार्केट ने ये डिसाइड करा, हो सकता है अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई हो या डिमांड डिक्रीज हो गई हो, या दूसरा केस ले सकते हैं जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो गई हो या सप्लाई डिक्रीज हो गई हो, या तीसरा केस जहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों ही चेंज हो रहे हो, तब क्या होगा, ठीक है। तब प्राइसेस और क्वांटिटी में चेंज आएगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे कम होंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी कम होगी। यही चीज़ें हमारे को इस आगे के टॉपिक्स में कवर करना है, ठीक है, फाइन। नाउ यहाँ पे अब मैं देने वाली हूँ आपको प्रो टिप। देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो रटते हैं। क्या रटते हैं कि प्राइजेस में अगर डिमांड में चेंज आएगा, अगर वो इंक्रीज होगी तो प्राइजेस इंक्रीज होंगे, कम होंगे, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइजेस डिक्रीज हो, ठीक है। और ऐसे आपको मैं दिखाऊं क्या? अगर आपको मैं दिखाऊं ये केस है, ठीक है, ये केस है, ये केस है, ये केस है, आप कितने याद रखोगे? इतने सारे केसेस कैसे याद रख पाओगे कि डिमांड डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, या सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? इतने सारी चीज़ें एक के लिए याद रखना इज नॉट पॉसिबल, हाँ या नहीं? और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, वो याद करें, ये याद करें, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। इतने सारे चैप्टर्स, इवन इकोनॉमिक्स में खुद ही इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स याद रखें हम, राइट? तो आई विल गिव अ प्रो टिप हियर कि प्लीज़ एक चीज़ देखना, क्वेश्चन जो भी तुम्हारे को बोल रहा हो, अगर मार्केट मैकेनिज्म का आपका क्वेश्चन आता है, वो जो भी मांग रहा हो,
उसका पहले आप कर्व बनाएंगे। पहले कुछ जगह एक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आप उसका कर्व बनाओगे, सबसे पहले कर्व बनाओगे और कर्व बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो हम आंसर से कर्व ग्राफ नहीं बनाएंगे इस बार उल्टा चलेंगे, हम ग्राफ से आंसर फ्रेम करेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ से आंसर फ्रेम करेंगे, आपको फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइन, देखें कैसे। चले, तो हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब कि अगर डिमांड में चेंज आता है तो प्राइस पे और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। टिप नंबर 2 यहाँ पे समझिए, अगर क्वेश्चन में जब तक दोनों चेंज करने को ना बोले तब तक आप दोनों चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर वो बोल रहा है चेंज इन डिमांड, देन चेंज ओनली डिमांड, ठीक है। सप्लाई को चेंज नहीं करना। अगर आप वो बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड, तो सिर्फ डिमांड को इंक्रीज करना है, ठीक है, सप्लाई को इंक्रीज नहीं करना। तो जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक आप दूसरे चीज को नहीं छेड़ने वाले, दूसरा चीज वैसी की वैसी रहेगा। क्लियर, ठीक है ना। ओके, सुनिए, तो अब हम देखने वाले हैं अगर डिमांड में चेंज आया तो हमें पता है डिमांड दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा और या तो डिक्रीज होगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो राइट वर्ड जाएगा, डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट वर्ड जाएगा, इंक्रीज हुआ तो राइट वर्ड, डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट वर्ड, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब जैसे जैसे मैं कर्व बना रही हूँ, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, उसी स्टेप्स के हिसाब से आपको कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। और प्लीज़ ये साथ साथ में आप रजिस्टर में ड्रॉ करके पॉज करो, ड्रॉ करके कोशिश करो क्या मुझसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा तो वापस देखो कि कैसे ड्रॉ करा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को वीडियो देखते समय या समझते समय तो आ जाता है हाँ हाँ आ गया समझ आ गया, बट जब मैं बोलती हूँ कि बनाओ तब डब्बा गोल। समझ आ रही है? तो प्लीज़ इसको ट्राई भी करना है, ठीक है। पहले समझो, फिर पॉज करो और फिर ट्राई करो। क्लियर? चलिए देखिए, तो हमें पता है हम सबसे पहले बनाने वाले हैं मार्केट। सबसे पहला स्टेप होगा हम जो नॉर्मल कर्व होता है, ये वाला कर्व अभी जो हमने सीखा ना, कहाँ गया पेट, ये वाला कर्व अभी जो सीखा, सिंपल ये कर्व हम सबसे पहले ड्रॉ करने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर इसी सेम लेबलिंग के साथ हम पूरा कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, हम सबसे पहले बनाएंगे डिमांड कर्व, हम फिर बनाएंगे सप्लाई कर्व। जिस प्राइस पे डिसाइड हुआ उस प्राइस को हम नाम देंगे ईपी और दूसरे प्राइस को हम नाम देंगे ईक्यू। एक काम करती हूँ, इस हाइलाइटर का ना साइज हम कम करते हैं। ओके देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व बनाएंगे। जहाँ पे वो पॉइंट मिला उस पॉइंट पे ईपी, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी सेम पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ पे हमने लेबल कर दिया। इतना आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। इतना ड्रॉ करा, डन, पक्का, ओके। सुनो, अब उसने बोला चेंज इन डिमांड, तो हम सबसे पहले एक बार इंक्रीज करेंगे, एक बार डिक्रीज करेंगे। क्या मैम हम दोनों चीजें एक ही उसमें कर सकते हैं? एक में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इवन आई कैन से, मैं अलग अलग बना रही हूँ, ठीक है। देखो, इफ डिमांड इंक्रीजेस इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड को, मैंने सप्लाई को छेड़ा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड को इंक्रीज करूंगी राइटवर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या करा, डिमांड को इंक्रीज करा राइटवर्ड, उसको नाम दिया D1। क्या नाम दिया उसको मैंने? D1, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो D1 है, ये S को, ये D1 और S कहाँ पे मीट हो रहा है? कहाँ पे मीट हो रहा है? इस पॉइंट पे देखो, ये S जा रहा है और ये D1 जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे मीट हो रहा है, प्लीज पॉइंट पे बहुत ध्यान देना। बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये लो भाई, यहाँ पे कौन सा सप्लाई कर्व दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ये हमारा हो जाएगा EP1। क्या हो जाएगा? EP1, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम दिया D1। प्लीज यहाँ पे भी ध्यान देना है, D1 S1, इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ओके। और जिस क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम नाम देंगे EQ1, उसको हम क्या नाम देंगे? EQ1, ठीक है। तो अब आप बताओ, मुझे खुद ही बताओ, अगर डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस पे और क्वांटिटी पे, दोनों पे क्या इफेक्ट हुआ? प्राइस इंक्रीज हो गए, EP से EP1 इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई,
हुई कि नहीं हुई? तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों ही इंक्रीज हुए। क्या इसको याद करना है? नहीं। क्या कर्व से हमारे को पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल रहा है ना। देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा, कॉजेज एन इंक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं? दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इसको याद करना है? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एंड इन केस अगर डिमांड कम हो गया, डिमांड ये लो जी, डिमांड कम कर दिया, सप्लाई ये रहा, डिमांड कम कर दिया हमने, जहां पे मीट हुआ वहां से EP1 और EQ1। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? यहाँ पे प्राइसेस कम हो रहे हैं, यहाँ पे प्राइसेस कम हो रहा है, क्वांटिटी भी कम हो रही है, पहले बढ़ रही थी और अब कम हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि डिक्रीज इन डिमांड में डिक्रीज हो रहा है क्या? बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है, तो इसको इतना याद नहीं करना, हम कर्व बनाएंगे, दोनों कर्व से हम आंसर डिराइव करेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट केस इज कि आपने डिमांड तो चेंज करके बताया, अगर सप्लाई चेंज हुआ तो क्या होगा? देखो, फर्स्ट स्टेप नंबर वन हम डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करने वाले हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उससे EP और EQ ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 1 जैसे नॉर्मल मार्केट कर्व बनता है वैसे बनाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी चेंज हम नॉर्मल कर्व बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे सप्लाई में इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट, तो हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे सप्लाई को। ठीक है, और डिमांड ऐसी जा रही है, तो जहां पे जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहां पे EP1 और EQ1। ठीक है, तो EP1 और EQ1 नाम दे दिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ पे डिक्रीज हुए और यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हुई। क्वांटिटी इंक्रीज हुई बट प्राइसेस डिक्रीज हुए, तो कैन वी से दिस कि इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइसेस डिक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या आंसर लिखना इतना डिफिकल्ट है? नहीं। अगर आपका ग्राफ बन गया, प्रॉपर कर्व बनाया आपने, तो आपका आंसर भी फ्रेम हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा रटेगा कि भाई प्राइसेस, सप्लाई इंक्रीज तो प्राइसेस डिक्रीज, बट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस विल इंक्रीज। यहाँ पे रटना है नहीं, बहुत कुछ है रटने के लिए, बहुत कुछ है याद करने के लिए, बट बेटर है कि जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट से हम चीज़ें फ्रेम कर सकते हैं, आंसर फ्रेम कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज कर्व पे ध्यान दें। क्लियर? एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द सप्लाई इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। कैसे जाएगा ये? लेफ्टवर्ड। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे अब मीट कर रहा है, डिमांड ये रही, डिमांड दिख रही है आपको, डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पे EP1 एंड EQ1। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं बट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। प्राइसेस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। क्लियर? श्योर? तो यहाँ पे हमने दो कर्व समझे। क्या आपको यहाँ तक के कोई भी डाउट है? प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके बताओ। अगर मैं कमेंट पे सॉल्व कर सकती हूँ तो कमेंट पे सॉल्व करूँगी, अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, बट आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, आ रही हैं तो भी आप बताने वाले हो, नहीं आ रही तो भी आप बताओगे। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे हमने सीखा कि डिमांड में चेंज आ रहा है और अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या सीखा? हम नॉर्मल मार्केट कर्व बनाएंगे। जैसे हमने सीखा, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करने वाले हैं? एक नॉर्मल मार्केट कर्व। जैसे ये मार्केट कर्व बनाया हमने, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप विल बी जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन अगर बोलेगा डिमांड चेंज करो, डिमांड चेंज करेंगे। अब चेंज में हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखाएंगे, बट इफ क्वेश्चन से स्पेसिफिकली दैट इंक्रीज इन डिमांड, तो हम सिर्फ डिमांड इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज वाला कर्व नहीं शो करेंगे। ठीक है, अगेन अगर क्वेश्चन बोलता है इंक्रीज इन सप्लाई, वी विल शो ओनली इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम मार्केट कर्व बनाएंगे, सेकेंड स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। क्लियर? एंड थर्ड हम ग्राफ बना के फिर उससे आंसर डिराइव करेंगे कि ग्राफ अगर डिमांड में या सप्लाई में इतना चेंज आया है तो प्राइस या क्वांटिटी में इतना चेंज आएगा। क्लियर? फाइन? ओके। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अब हमने देखा अगर सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, अगर सप्लाई चेंज हो रही है, तो एक आके पूछता है मैम अगर ये बताओ डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हो रही है तो क्या करें? तो बेटा देखो क्या करना है, अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो हम केस पढ़ेंगे कि अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं।
ठीक है। इफ देयर इज साइमल्टेनियस चेंजेस, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ठीक है। तो एक साथ अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज आ रहा है तब हम क्या करेंगे, हम वो पढ़ेंगे। अब तो आपको क्या ध्यान देना है, जब तक ना बोलते साइमल्टेनियस या एक साथ चेंज करना है तब तक आप दोनों चेंज नहीं करोगे, तब सिर्फ आप वो चेंज करोगे जो क्वेश्चन बोल रहा है। डिमांड बोल रहा है तो सिर्फ डिमांड, सप्लाई को नहीं छेड़ना, बट अगर सप्लाई बोल रहा है तो डिमांड को नहीं छेड़ना, ठीक है, फाइन। बट साइमल्टेनियस बोल रहा है तो दोनों को ही आपको चेंज करना है। क्लियर? चलिए, सो इफेक्ट्स ऑफ द साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। कितने केसेस? 3 केसेस। कैसे? देखो, यहाँ पे हमें डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही चेंज करना है, डिमांड को, सप्लाई को, दोनों को ही चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे ना 3 केसेस क्या करेंगे, डिमांड और दोनों को जो चेंज करना है, जो दोनों का गैप होगा, ठीक है, दोनों के ही गैप को सेम रखेंगे, दोनों के ही गैप को सेम रखेंगे। एक हो सकता है कि जहाँ पे मैं डिमांड में ज़्यादा गैप दूंगी और सप्लाई में कम, और एक केस जहाँ पे डिमांड में कम और सप्लाई में ज़्यादा। नहीं आया समझ? समझाऊंगी, डोंट वरी। तो सबसे पहला हम केस देखेंगे जहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई को इक्वल चेंज रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले नॉर्मल कर्व बनाया D एंड S। ब्लैक में जो दिख रहा है वो नॉर्मल कर्व है, ठीक है, और रेड है जो मैंने चेंज करके बनाया। क्लियर? बट आपको एक ही पेन से बनाना है, तो आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पेन यूज़ करे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पेंसिल से ही बनाना है, पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है, और पेंसिल सिर्फ एक ही कलर की आती है। चलिए, सो नॉर्मल हमने मार्केट कर्व बनाया। सेकेंड इज कि हियर वी आर ओनली इंक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, हम सप्लाई और डिमांड को दोनों को इंक्रीज ही कर रहे हैं, हम अदर केसेस अभी नहीं पढ़ रहे। क्लियर? और ओके, सो इफ आई कैन से कि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट, ये लीजिए मैंने इंक्रीज करा डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट और सप्लाई को भी इंक्रीज करा राइटवर्ड शिफ्ट। बट क्या यहाँ पे मैं समझाना चाह रही हूँ कि जितना गैप आपको डिमांड में रखना है उतना ही गैप सप्लाई में रखना है, जितना डिमांड में उतना ही सप्लाई में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करने से आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, जो चलता आ रहा है वही प्राइस रहने वाला है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट क्वांटिटी विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज, फाइन, क्वांटिटी विल इंक्रीज, ठीक है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा दोनों में सेम गैप है? अगर थोड़ा सा भी गैप कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो क्या फिर एग्जामिनर मार्क्स काट देगा? बिल्कुल। तो मैम क्या वो स्केल लेके आपको नापेगा कि इतना तक गैप तुमने सही रखा है? नहीं बेटा, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो सुनो, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा कि आपने सेम गैप रखा है कि नहीं रखा? वो देखेगा क्या आपके प्राइस कांस्टेंट आ रहा है, जहाँ पे S1 और D1 मिल रहा है क्या वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट आ रहा है, वो देखेगा बस। तो यहाँ पे अब हमारे को चालाकी दिखानी पड़ेगी, इंडियंस माने ही चालाकी के लिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नॉर्मल मार्केट कर्व बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? सिर्फ नॉर्मल मार्केट कर्व। देखो, अब ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रही हूँ, वापस से बता रही हूँ। पहले हम बनाएंगे डी कर्व, ठीक है, ग्रीन लाइन के साथ चलो। पहले हम बनाएंगे डी कर्व, फिर बनाएंगे हम एस कर्व। हम बोलेंगे ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिर्फ ग्रीन पे ध्यान होना है आपका, ठीक है, सिर्फ ग्रीन पे ध्यान करो, ध्यान दो। डी एस इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ तक के क्लियर? श्योर? पक्का? ओके। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे को बनाना है उल्लू। देखो टीचर्स, कैसे करना है? हमारे को ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस वाली लाइन है ना, इसी को थोड़े आगे एक्सटेंड कर देनी है, इसी को ही हमें आगे एक्सटेंड कर देनी है। और जो ये पॉइंट मिल गया पॉइंट मिल गया, वहीं से एक डी कर्व खींचो स्ट्रेट और एस कर्व खींचो स्ट्रेट। स्ट्रेट खींचना, थोड़ा सा भी कर्व स्केल को इधर उधर करोगे फिर तो गैप ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिखेगा कि चेंज आ रहा है, ठीक है। जहां पॉइंट मिल गया वहीं से एक ले एस कर्व, ले डिमांड कर्व, हो गया पॉइंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? श्योर? पक्का? ओके। ये वाली चीज जो अभी मैंने बताई प्राइस वाली, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही करना है। किसी और में अगर तुमने ये करा ना बेटे, बता रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ किस में करोगे? सिर्फ और सिर्फ इस केस में करोगे। इसके अलावा जैसे जैसे मैं चीज़ें समझा रही हूँ सिर्फ वैसे ही करने वाले हो, वरना ये चैप्टर तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है या पेपर में तुम्हारी कितने मार्क्स कट सकते हैं तुम्हें पता भी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो जैसे जिस स्टेप्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ प्लीज़ वैसे ट्राई करो, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए,
ठीक है। सो उसको ईजी बनाने के लिए ही मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको जनरली कोई बताता नहीं है। ठीक है, वो बोलेगा भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, कैसे करना है वो तो बताओ, तो वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे 3 केसेस बना दिए। 3 केसेस क्या बना है कि इक्विलिब्रियम कौन सेम रहता है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है और इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होता है। पर ये कब कब होगा, अब इसे रटेंगे थोड़ी हम कि किस में ज़्यादा गैप रखें किस में कम रखें। अब रटने बैठेंगे तो बहुत कुछ है हमारे पास तो भाई। तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले कर्व बनाएंगे। हम थोड़ी सी आंसर शीट में हम क्या करेंगे, आंसर शीट में इतनी सी जगह छोड़ेंगे जहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो, जितनी लाइन लिख सकते हो, ये जितना गैप आ रहा होगा उतना थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले कर्व बनाएंगे, उसके हिसाब से हम हेडिंग डिसाइड करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है या कांस्टेंट है। क्लियर, ठीक है, ओके। सो सेकंड कर्व देखो, फर्स्ट केस समझ आया जहां पे मैंने दोनों में ही सेम गैप रखा, दोनों को इंक्रीज करा बस सेम गैप से। अब एक में अब मैं डिमांड में ज्यादा गैप रखूंगी और सप्लाई में कम। सेकंड केस जहां पे डिमांड में ज्यादा गैप रखूंगी और सप्लाई में कम। देखो क्या सप्लाई में इतना सारा गैप रखा मैंने, ठीक है, और सप्लाई सॉरी डिमांड में ज्यादा गैप रखा, सप्लाई में इतना सा। सप्लाई में देखो गैप कम दिख रहा है आपको, दोनों इंक्रीज करे मैंने, डिमांड भी इंक्रीज हुआ है हमारा, राइट वर्ड शिफ्ट किया है, और सप्लाई भी हमारा राइट वर्ड शिफ्ट किया है। बट ये जो गैप है, डिमांड में इतना सारा गैप और सप्लाई में इतना सा गैप, बात आई समझ। अब सेकंड कर्व देखो, इस वाले कर्व में क्या डिफरेंस है, डिमांड में इतना सा गैप और सप्लाई में इतना सारा गैप। ये दोनों केस समझ आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई में कम, यहाँ पे सप्लाई में ज्यादा, डिमांड में यहाँ पे ज्यादा, डिमांड में यहाँ पे कम। क्लियर हो रहा है। और ऊपर वाले फर्स्ट केस में क्या करा, दोनों में ही सेम गैप रखा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ओके। तो ऐसा करने से क्या होगा, लेट्स सी। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से बेटा जो अब देखो D1 और S1 कहाँ मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। D1 और S1 कहाँ मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। अगर तुमने ये पॉइंट करा ना, ये वाला पॉइंट, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, सच्ची बता रही, बहुत बुरा होगा। समझ आ रही है बात, ये वाला पॉइंट S1 को S को मैच कर रहा है, S को मीट कर रहा है। हमारे को जानना है S1 और D1, S1 और D1 कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक P1 का और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम EQ का। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे हम हेडिंग डालेंगे कि व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। हमारे को यहाँ पे एग्जामिनर को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने पहले हेडिंग लिखी है या ग्राफ बनाया, ठीक, ओके। सो यहाँ पे प्राइसेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे, लिखेंगे हम कि हमने डिमांड में ज्यादा मैग्नीट्यूड का गैप, ज्यादा मैग्नीट्यूड करा, ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब ज्यादा गैप रखा, लैंग्वेज उनकी यूज करनी है, ठीक है। और सप्लाई में हमने कम करा, ठीक है, जिसके वजह से प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हुए। समझ आई बात, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, यहाँ पे D1 और S1 कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई। हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, फॉल्स झूठा वाला फॉल्स नहीं, फॉल्स मतलब कम होने वाला फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मतलब हमने सप्लाई में ज्यादा गैप रखा देन द इंक्रीज इन डिमांड, तो प्राइस फॉल हुए बट क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइसेस फॉल हुए बट क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। क्लियर। क्या हमारे को रटने की जरूरत है, नहीं, हमने कर्व बनाया, कर्व से बता दिया कि हाँ प्राइसेस कम हुए क्वांटिटी बढ़ गई। समझ आया, पक्का, ठीक है, ओके। सो देखो बातों बातों में हमने इतने सारे केसेस पढ़ लिए। अगर डिमांड चेंज होती है तो सप्लाई चेंज होती है, अगर दोनों चेंज होते हैं। क्लियर, डन, ओके। नाउ हियर कम सम स्पेशल केसेस, बस स्पेशल नाम के स्पेशल है, अदरवाइज यू नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको ऊपर के सारी चीजें समझ आ गई तो आगे के केसेस भी आपको समझ आ जाएंगे। देयर इज नथिंग स्पेशल इन दीज, ठीक है, ओके। देखो स्पेशल किस लिए स्पेशल बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना बात करेंगे सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व की। एक बार हम डिमांड कर्व को परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक रखेंगे और दूसरे केस में हम सप्लाई कर्व को परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक रखेंगे, ठीक है, ओके।
टिप नंबर 3। मैम इतने सारे टिप्स, अब इस चैप्टर में गड़बड़ी इतनी होती है, बच्चों को आते आते भी गलत करते हैं, तो मुझे टिप्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टिप इज कि आप ये वाला कर्व तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चन बोलता है या तो क्वांटिटी अनचेंज्ड होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए, या प्राइजेस कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डिमांड चेंज करो या प्राइस चेंज करो, बट प्राइजेस कांस्टेंट होने चाहिए या क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उस केस में आप ये स्पेशल केसेस यूज करोगे। वापस फिर से बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान देना। अगर क्वेश्चन बोल रहा है डिमांड चेंज करो या सप्लाई चेंज करो, बट उसके चेंज होने के बाद प्राइस या क्वांटिटी दोनों में से एक कांस्टेंट होगा, तो उस केसेस में आप ये स्पेशल केसेस यूज करोगे। क्लियर? फाइन, पक्का ना? ओके। तो यहाँ पे फिर बच्चे गड़बड़ करते क्यों हैं? बच्चे इसलिए गड़बड़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे केस है दैट इज कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और बच्चे का दिमाग, भाई मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूँ, प्राइस कांस्टेंट ले, हमने करा डिमांड और सप्लाई दोनों को चेंज, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट दिख रहा है, मैम ने बताया, अब फुल मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में देखा 0, फिर आके मेरे को बोलते कि मैम आपने तो ये पढ़ाया बट मेरे को 0 दिया। बेटा मैंने एक और केस पढ़ाया है, यहाँ पे हम दोनों चेंज कर रहे हैं, बट वहां पे सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है और स्टिल प्राइस कांस्टेंट हो सकते हैं। क्या, कैसे? पढ़ो, देखो, समझो ध्यान से। सबसे पहले अगर वो बोल रहा है कि सप्लाई चेंज करना है, वो क्या बोल रहा है? सप्लाई चेंज करना है, तो हम डिमांड कर्व को परफेक्टली इलास्टिक या इनलास्टिक रखेंगे। वापस क्या चेंज करने के लिए बोलेगा? वो बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा सप्लाई चेंज, सप्लाई चेंज, चेंज चेंज, भाई बदल जा, सप्लाई चेंज, तो हम डिमांड कर्व को परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक रखेंगे, ठीक है। और इफ इट सेज दैट डिमांड चेंज, डिमांड को बदलो भाई, डिमांड को बदलो, डिमांड को बदलो, तो हम क्या करेंगे? हम सप्लाई कर्व को परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक रखेंगे। क्लियर? सप्लाई डिमांड को बदलना है तो हम सप्लाई को इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक रखेंगे, ठीक है। देखिए, ओके, अगर उन्होंने बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि सप्लाई चेंज होनी चाहिए, सप्लाई चेंज होनी चाहिए पर प्राइसेस कांस्टेंट चाहिए, बताओ कौन सा कर्व बनाओ? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट या सेकंड? फटाफट। अगर सप्लाई चेंज करनी है बट प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए, तो हम कौन सा कर्व बनाएंगे? फर्स्ट। क्लियर? बट अगर वो बोल रहा है कि सप्लाई चेंज होनी चाहिए पर क्वांटिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, सप्लाई चेंज होगी पर क्वांटिटी में चेंज नहीं चाहिए हमें, तो हम कौन सा कर्व बनाएंगे? क्लियर? हम कौन सा कर्व बनाने वाले हैं? सेकंड कर्व। तो अब फर्स्ट और सेकंड कर्व क्या है मैम, बताइए तो। सुनिए, अगर हम चाह रहे हैं कि हम डिमांड को कांस्टेंट रखें, प्राइस को कांस्टेंट रखें, बट सिर्फ हमें क्या चेंज करना है? सप्लाई। हमें क्या चेंज करना है? सिर्फ सप्लाई चेंज करना है एंड प्राइस कांस्टेंट होने चाहिए। सो सी दिस, हम तब बोलेंगे कि डिमांड को एक काम करो, आप परफेक्टली इलास्टिक कर दो। आप क्या कर दो? डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक कर दो, सप्लाई चाहे इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, कुछ भी करोगे, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर प्राइस को कांस्टेंट करना है तो डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक बनाएंगे, बट अगर हम चाहते हैं कि क्वांटिटी कांस्टेंट रहे तो डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक बनाएंगे, डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक बनाएंगे, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस कांस्टेंट, परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटिटी कांस्टेंट, और सप्लाई को चेंज करते रहो, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग। प्लीज यहाँ पे एक और चीज, टिप नंबर 3, 4, बहुत सारे टिप दे दिए वैसे तो मैंने, 3, 4 तो छोड़ो प्लीज। यहाँ पे ना बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे सप्लाई चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, ये कर्व बना के आते हैं, सब कुछ सही है, स्टिल 0। क्यों? क्योंकि आपने सप्लाई के जगह गलती से डिमांड बना दिया। सप्लाई की जगह क्या बना दिया? डिमांड। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने गलती करी है, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर ही वैसा होता है। समझ आ रही है? तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको सही हो सकता है कि सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो इफ दे से कि डिमांड कर्व हमारे क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी है तो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व हम ऐसे करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट प्लीज डाउनवर्ड करना और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है अपवर्ड करना। यहाँ पे भी गलती क्या होती है, बच्चों को लगता है अच्छा इंक्रीज, ले इंक्रीज,
ये इंक्रीज ऊपर जाना इंक्रीज नहीं होता, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। हम राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सही अगर इंक्रीज बोल रहा है तो हमारे को इंक्रीज ऐसे करना है, ना कि ऐसे करना है। क्लियर, ठीक है। मैं हर एक जहाँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं मैं हर एक पॉइंट करके बता रही हूँ कि आप ये गलती ना करो। समझ आ रही है बात, ठीक है। खुद गलती करके सीखने से बढ़िया है अगर सामने वाला गलती कर रहा तो उससे जल्दी सीख लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इज, अब अगर वो बोल रहे हैं कि हमें तो डिमांड चेंज करना है तो सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक रख दो। तो यहाँ पे हमने सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक रखा या सप्लाई को हम परफेक्टली इनइलास्टिक रखेंगे एज पर द क्वेश्चन। अगर वो बोल रहा है प्राइस कांस्टेंट परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटिटी कांस्टेंट परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। और डिमांड यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगा और लोड चेंज करा, इंक्रीज राइटवर्ड, डिक्रीज लेफ्टवर्ड, ऐसे इंक्रीज राइटवर्ड, डिक्रीज लेफ्टवर्ड। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही हैं, स्पेशल केसेस आपको समझ आए हैं, ठीक है, फाइन। चलिए सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में भी बोल रही थी, तो लास्ट अब टॉपिक्स जो है, अब बिल्कुल दिमाग को फ्रेश होके अच्छे से ध्यान से बिल्कुल फोकस बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए आपको। हर एक चीज़ सब कुछ साइड में छोड़ दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और इन दो टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दो फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन और दूसरा हमारा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। समझो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखना कि होता क्या है कि अभी हमने ऊपर देखा कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड करता है कंज्यूमर, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो दोनों अपने ही मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं दोनों डील करते हैं और एक प्राइस या क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। कहीं पे भी गवर्नमेंट आई क्या? नहीं। तो ये जो प्राइजेस हैं गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेस हैं ये कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, ठीक है। दोनों मिलकर तो प्राइसेस डिसाइड कर रहा है। कहीं भी गवर्नमेंट कोई प्राइस डिसाइड कर रही है क्या? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आर इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, आर इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है मिलके प्राइसेस डिसाइड करते हैं मार्केट में, बट देयर आर सम केसेस, देयर आर फ्यू केसेस वेयर गवर्नमेंट इंटरफेयर, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस डिसाइड करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उन चीज़ों के प्राइसेस, ठीक है, उन चीज़ों को अगर उन्होंने मार्केट के हवाले कर दिया, ठीक है, अगर बायर और सेलर्स को दे दिया कि तुम प्राइस डिसाइड करो, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। तो इसलिए कुछ कमोडिटीज़ के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है उसके प्राइसेस एंड क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए। आई होप आपको क्लियर है, ये चीज़ समझ आ रही है कि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस मीन्स दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और वो डिसाइड करती है, ठीक है, कि कितना प्राइस होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए। क्लियर है, फाइन। बस अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। समझिए सबसे पहले हमारा मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन एंड प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग, ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं, इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेने वाले हो, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये आप जो है आप सेल्फ रीड करने वाले हो, ठीक है। अगर आपका पूरा 6 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 to 6 मार्क्स का आएगा, उससे कम मार्क्स का नहीं आने वाला। तो प्राइस लेजिस्लेशन एंड प्राइस सीलिंग में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। मैम इतना सारा याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, सुनो, याद तो करना पड़ेगा, मैं मानती हूँ, बट अगर आपको ये एक कर समझ आ जाएगा तो इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप समझ लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन है ये कर जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये कर समझ आ गया ना, आपको अंदर के एक्सप्लेनेशन भी समझ आ जाएगी। तो दिस इज योर होमवर्क कि आप अंदर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप सेल्फ रीड करने वाले हो, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द कर हेयर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्केट ने बोला कि चलो समझो, सबसे पहले ना हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन
तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन को हम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग, सीलिंग मीन्स वो छत, सीलिंग मतलब छत, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई मैंने एक छत बना दी है, ठीक है, उस छत को तुम उस छत के ऊपर कूद नहीं सकते हो, जितनी छत है सिर्फ वहीं तक के तुम रहोगे, जितनी छत है सिर्फ उतना ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना, उससे ऊपर नहीं कूदना। इसका मतलब क्या कि एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया, कुछ कमोडिटीज के गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया कि इससे ज्यादा तुम चार्ज नहीं करोगे, इस प्राइस से ज्यादा तुम चार्ज नहीं करोगे, उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। मतलब एक सीलिंग लगा दी, प्राइस की एक सीलिंग लगा दी कि इससे ऊपर छलांग नहीं लगा सकते हो, इससे ऊपर छलांग नहीं लगा सकते हो। सो व्हाट इज प्राइस सीलिंग? इट इज अ मैक्सिमम लीगल प्राइस। व्हाई लीगल प्राइस? बिकॉज इट इज सेट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज अ मैक्सिमम लीगल प्राइस, ठीक है, विच द सप्लायर कैन चार्ज। अब बात समझो, ये गुड्स, ये जो कमोडिटी, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग है, ये कौन से कमोडिटीज में लगाया जाता है? ये उस कमोडिटीज में लगाया जाता है जहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है, या पेट्रोल के प्राइसेस हो गए। तो उन केसेस में ये प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट। क्योंकि अगर तुमने ये चीजें अगर तुमने मार्केट के हवाले कर दिया तो भाई वो तो बहुत ज्यादा प्राइसेस सेट करेंगे। अगर पेट्रोल के ही प्राइसेस अगर बोल दिया कि मार्केट तुम डिसाइड करो, फिर सोचो कहाँ कहाँ तक जा सकता है ये प्राइस, हाँ या नहीं? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई लिमिटेड है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की फॉर एग्जांपल, या फूड शॉर्टेज, फूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो डिमांड, मार्केट बोलता है कि ये इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, एक काम करो पेट्रोल 1 लीटर 150 की बेच। बेचारा कंज्यूमर ऐसे ही देखता रह जाएगा, मिडिल क्लास हम जैसे लोग, कि भाई 150 कौन देगा अब 1 लीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, मार्केट बोल रहा है हमने तो 150 डिसाइड करा है, ये रही डिमांड, ये रही सप्लाई। मैंने कहा ये कब हुआ, ये कब डिसाइड हुआ? हमने कहा हम कुछ लोग थे, हमने डिसाइड कर लिया ये इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई है, ये प्राइस है, तुम्हें लेना है तो लो। अब हमारी मजबूरी, हमारे लेना पड़ेगा, हाँ या नहीं? यहाँ पे तो एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट बीच में आती है और गवर्नमेंट बोलती है कि बेटा सुन, बेटा सुन, तू 90 रुपीज से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। उसने एक प्राइस सीलिंग लगा दी कि भाई तुम 90 रुपीज से चार्ज नहीं कर सकते, तुम 90 रुपीज से चार्ज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करा? एक प्राइस सीलिंग लगाई। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम, गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस, लीगल प्राइस सेट करती है कि इससे ऊपर मार्केट जो है चार्ज नहीं कर सकती। और समझ आया कि क्यों चार्ज नहीं कर सकती? क्लियर है? ओके। अब यहां तक के तो ठीक है। अब बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा याद करके जाएगा, पूरा अच्छे से थ्योरी लिख के आएगा, लास्ट में कर गलत करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, ले भाई यहाँ लाइन खींच देता है, यहाँ बना देता है छत, जबकि बननी का है नीचे। इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई मिल रहा है, उसके नीचे लाइन ड्रॉ करना है आपको। मैम ऐसा क्यों? सीलिंग मतलब तो ऊपर होता है, तो हमारे को तो ऊपर ड्रॉ करना चाहिए। बेटा सुनो, इक्विलिब्रियम में मार्केट क्या प्राइस डिसाइड कर रही है? 150। क्या डिसाइड कर रही है? 150। तो 150 से नीचे ही तो रखेगा ना गवर्नमेंट प्राइस। ऊपर रखना होता तो फिर तो मार्केट ही सही है, फिर तो मैं 150 में खरीदूंगी, मैं गवर्नमेंट के प्राइस में भी नहीं खरीदूंगी। गवर्नमेंट तो बोलेगा फिर तो 200, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगी 200 का, या 150 मार्केट से ले लूंगी? 150 मार्केट से लूंगी, हाँ या नहीं? तो गवर्नमेंट हमेशा इस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट करती है, उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, प्राइस सीलिंग तो नीचे और प्राइस फ्लोरिंग तो ऊपर। क्लियर? ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन या फ्लोर प्राइस, ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग। MSP सुना होगा ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सुना है? सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, व्हाट डज इट से कि इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि तुम मिनिमम इतना प्राइस तो दोगे ही दोगे। तो मैम ऐसा कौन सा प्राइस है जिसमें मिनिमम इतना मिलना चाहिए? फार्मर्स के केस में अगर हमने फार्मर्स के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट के हवाले कर दिया तो भाई वो तो कम से कम चार्ज करेगा, कम से कम लेगा, और फार्मर्स की मजबूरी, उनको तो बेचना ही पड़ेगा उस प्राइस में। तो यहाँ पे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर मार्केट बोल रही है हम तो 30 रुपए देंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है बेटा सुन, तुझे 30 नहीं देना, तुझे
50 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 50 रुपए। मिनिमम तू 50 रुपए देगा, 50 से ज्यादा देना तेरी इच्छा है, पर 50 तो मिनिमम मिलना ही चाहिए उस फार्मर को। तो MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट प्राइस मिनिमम प्राइस लीगल प्राइस सेट करती है कि हर सप्लायर इतना चार्ज करेगा या हर कंज्यूमर इतना तो पे करेगा। क्लियर है? फाइन, ओके। तो मार्केट बोल रही है हम तो 30 रुपए में लेंगे, बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है? तुझे मिनिमम 50 तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट होता है प्राइस फ्लोरिंग। फ्लोरिंग जमीन है, वो मिनिमम प्राइस है कि इसके ऊपर तो तुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, उसके नीचे नहीं जा सकता है तो फ्लोर के नीचे। बात आई समझ? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करेंगे। सीलिंग में नीचे, फ्लोरिंग में ऊपर। फ्लोर के ऊपर खड़े हो गए और छत के नीचे खड़े हो गए, हाँ या नहीं? तो छत के नीचे खड़े होना है तो हम क्या करेंगे? हम सीलिंग को नीचे बनाएंगे। फ्लोरिंग के ऊपर खड़े होना है तो हम फ्लोर ऊपर बनाएंगे। किसके? इक्विलिब्रियम प्राइस के। इक्विलिब्रियम प्राइस के। क्लियर? यहां तक की क्लियर है? श्योर? आप समझो, क्या मैम आपने जो ये पूरा लेबल करा है वैसे ही लेबल करके आना है? बिल्कुल बेटा। ऊपर क्या है? एक्सेस सप्लाई और नीचे क्या है? एक्सेस डिमांड। ठीक है। और मैम आपने कैसे बोला ये एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड है? हमने क्या चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज डिस्कस करी थी। देखिए, क्या हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो एक्सेस सप्लाई होता है और प्राइसेस कम होते हैं तो एक्सेस डिमांड होता है। ठीक है। और क्यों क्या हमने सारा डिस्कस करा था स्टार्टिंग में। ठीक है। तो इसी वजह से हमारा ऊपर क्या होगा? एक्सेस सप्लाई और नीचे क्या होगा? एक्सेस डिमांड। यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा होता है एक्सेस सप्लाई और यहाँ पे होता है हमारा एक्सेस डिमांड। क्लियर? ठीक है, ओके। सो दीज वर द टॉपिक्स विच आई वॉन्ट टू कवर्ड एंड मैंने सारा कुछ जितना भी इस चैप्टर में है आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हों। ठीक है। तो अगर आपको समझ अच्छा लगा हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हो तो प्लीज़ गिव योर रिव्यू। इट मोटिवेट अस कि हम और अच्छे से आपके लिए चीज़ें डिलीवर कर सकें। ठीक है। और अगर कुछ चीज़ हमने हमारी पसंद ना आई हो या यहाँ पे कहीं पे भी कोई चीज़ हम कमी कर रहे हो तो प्लीज़ वो भी हम आप बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बताना। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है। चले, सो टाटा, बाय बाय।